पैसे की इतनी तंगी होने की वजह से वरुण और मेघा में अक्सर झगड़ा ही हुआ करते थे, क्योंकि पहले वह लोग अपनी ज़िंदगी बहुत शान से जीते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। यह सब इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने माँ बाप की कदर नहीं की थी और पैसे के घमंड में अपने पिता को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। जबकि पिता अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे के घर पैसे मांगने के लिए आए थे, वरुण और उसकी पत्नी ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। भगवान सब कुछ देखता है, इसी का फल उन्हें मिला था। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता ही है। वरुण क्या करे, आज तो घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है। कभी इतना पैसा हुआ करता था और आज एक एक पैसे को तरस गए हैं हम। भूखों मरने की नौबत आ गई है। जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं। बच्चा स्कूल तक नहीं जा पा रहा है। कर्ज वाले रोज़ हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अपनी पत्नी मेघा से इस बात को सुनकर वरुण ने कहा, किसी गुरुद्वारे में देखते हैं, वहीं चलते हैं, कम से कम आज का खाना तो मिल जाएगा। दोनों उठे और गुरुद्वारे की तरफ चल दिए। रास्ते में जैसे ही मोड़ से गुजरे तो उन्हें आवाज़ आई, अरे आज तो सबको मुफ्त में बढ़िया खाना मिलेगा। इधर एक नया शोरूम खुला है, ज्वेलरी का शोरूम है और आज उन लोगों ने भंडारा रखा है। बस कुछ देर में ही शुरू होने वाला होगा। लड्डू और सब्जी पूड़ी मिलेगी। आज चलो चलते हैं, एक रिक्शा वाले ने दूसरे से कहा। मेघा ने यह सुना तो वरुण से कहा, वरुण हम भी वहीं चलते हैं, वैसे भी हमारी हालत भिखारी से कम नहीं है। इसी बहाने कुछ अच्छा खाने को इतने दिन बाद मिल जाएगा। चलो इन लोगों के पीछे पीछे चलते हैं। दोनों उसी जगह पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो बहुत बड़ा आलीशान शोरूम बनाया गया था। मेघा ने नाम पढ़ा, राधिका ज्वेलर्स। पहले उसने वरुण की तरफ देखा और मन में बोली, अरे कहाँ वो बुढ़िया, अब तो मर भी गई होगी। वरुण और मेघा अपने बेटे को गोद में उठाए लोगों की पंक्ति में खाने के इंतजार में बैठ गए। सब लोग लाइन से अपनी जगह बनाकर बैठे थे। मेघा और वरुण की नज़र बस खाने वाली टेंट की तरफ थी। सब्जी की आती खुशबू ने भूख जगा दी थी। खाना जैसे ही आया तो मेघा ने प्लेट संभाल ली और मन में सोचने लगी, खाना थोड़ा ज़्यादा लेकर तो घर भी ले जाएगी, जिससे रात के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। जैसे ही खाना शुरू हुआ तो शोरूम के सामने एक चमचमाती कार आकर रुकी। सबकी नज़रें उस तरफ चली गईं। मेघा भी खाना खाते हुए उसे देखकर सोचने लगी, कभी हम भी ऐसे ही कार में बैठा करते थे और आज देखो भिखारियों की तरह यहाँ बैठे हैं। मेघा बहुत भूखी थी तो उसने जल्दी से खाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ आई और उसके हाथ रुक गए। ड्राइवर, जरा डिग्गी में से बांटने के लिए कपड़े निकाल कर ले आओ, सबको बांटने हैं। यह आवाज़ सुनकर वरुण और मेघा की नज़रें उस ओर उठ गईं, लेकिन भीड़ में से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। किसकी आवाज़ है, मगर यह आवाज़ जानी पहचानी सी थी। तभी एक व्यक्ति उसकी थाली में लड्डू रख कर चला गया तो मेघा ने वरुण से कहा, देखो यहाँ तो लड्डू भी मिल रहे हैं। मेघा ने लड्डू देखा तो आंखों में आंसू आ गए। मेघा ने लड्डू देखते ही फटाफट लड्डू उठाकर मुंह में डाला। तभी शोरूम के अंदर से कोई बाहर आते हुए बोला, अरे यह सब लोगों में बांट दो जल्दी से, फिर केक भी काटना है। मेघा ने फिर से आवाज़ की तरफ देखा, मगर उसे कोई न दिखाई दिया। उसने कहा, मेघा ये आवाज़ें जानी पहचानी क्यों लग रही हैं, पहले औरत की और अब आदमी की। तो मेघा ने कहा, लगा तो मुझे भी था, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता।
यह तो इतना बड़ा शोरूम है, उनका यहाँ क्या काम, जिंदा भी होंगे या नहीं। दूसरी तरफ से शोरूम के मालिक ने कपड़े बांटने शुरू कर दिए, जिसे दोनों अभी तक देख ही नहीं पाए थे। मेघा और वरुण भी उनके अपने तक आने का इंतजार करते रहे। उनकी नज़र बांट रहे कपड़ों पर भी थी। जैसे ही कपड़े बांटते हुए वह उनके करीब आए तो मेघा ने जल्दी से कपड़े झटक लिए। कपड़े बांट रही औरत ने कहा, बेटा आराम से। मेघा और उस औरत की नज़रें मिली तो दोनों हैरान रह गई। पीछे से एक आदमी ने कहा, राधिका आगे बढ़ो, जल्दी करो। मेघा के हाथ से कपड़े छूट गए और वरुण भी उस औरत को देखा तो हक्का बक्का रह गया। मेघा बैठी हुई कांप रही थी। सामने खड़ी औरत की नज़रें जैसे उसे खाए जा रही थी। राधिका जी ने कहा, तुम लोग यहाँ। मेघा इधर उधर देखने लगी और वरुण उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। राधिका जी ने ध्यान से उनके कपड़े देखे और पीछे खड़े विनोद जी को देखा। वह भी उन्हें ध्यान से देख रहे थे। वरुण और मेघा जाने लगे तो एक व्यक्ति ने कहा, रुको, यह कपड़े ले जाओ। लेकिन मेघा नहीं रुकी। राधिका जी उनके पीछे गईं और मेघा का हाथ पकड़कर बोली, यह लेकर जाओ। राधिका जी ने उसकी ओर कपड़े बढ़ाए तो मेघा झेप गई। राधिका जी ने कहा, क्यों आज शर्म आ रही है क्या? देखो वक्त कैसे पलटता है। कभी तू मेरी जगह खड़ी थी और आज मैं तुम्हारी जगह। याद तो होगा ना तुम्हें? विनोद जी ने आकर कहा, किसके मुंह लगती हो राधिका, यह लोग किसी लायक नहीं हैं। राधिका जी ने कहा, मैं तो इनकी मदद ही कर रही हूँ, भले मेरी किसी ने नहीं की थी। मेघा राधिका जी की तरफ देखती रह गई और वरुण की आंखों में आंसू टपकने लगे। विनोद जी ने कहा, काश तुमने हमारे आंसू देखे होते, कुछ तरस खाया होता। यह कहकर विनोद जी राधिका जी को वापस ले गए। अब मेघा और वरुण वहाँ अपराधी की तरह खड़े थे। राधिका जी आकर शोरूम में बैठ गई और पुराने दिन याद करने लग गए। बाहर काफ़ी शोर होते हुए भी उनके कानों तक आवाज़ें नहीं आ रही थी। विनोद जी ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, राधिका वक्त का कुछ नहीं पता, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन विनोद जी का मन खुद भी उसी दर्द को याद कर रहा था जिसके बाहर आने में उन्हें बहुत वक्त लगा था। विनोद जी शोरूम के अंदर बने एक कमरे में जाकर आंखें पोंछने लगे और पास पड़ी चेयर पर बैठ गए। आज अतीत आंखों के सामने था। उन्हें वह दिन याद आ गया जब वो बड़े से बंगले के बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहे थे कि बस एक बार वह उन्हें उनके बेटे बहू से मिलने दे, बहुत इमरजेंसी है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि तुम कौन हो, यूं ही साहब को अपना बेटा बोल रहे हो। भिखारी जैसे कपड़े पहनकर तुम्हारे जैसे भिखारी मेरे साहब के माता पिता नहीं हो सकते। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। लेकिन जब विनोद जी सिक्योरिटी गार्ड से रोकर मिन्नतें करने लगे, तब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे, तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। मुझे मिलने दो उससे। उसकी माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही है। तुम बताओगे उसको तो वह भी बेचैन हो जाएगा। एक बार तो कह दो उससे। अच्छा, उससे कह दो कि उसके बाबूजी बाहर खड़े हैं, माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। विनोद जी देर तक उससे कहते रहे और अंत में रोते हुए गिर गए। तो आखिर में सिक्योरिटी गार्ड को विनोद जी पर दया आ गई तो उसने अंदर जाकर खबर दे दी, साहब जाने कोई बूढ़े अंकल जी इतनी देर से बाहर आकर खड़े हैं, बहुत रोकर कह रहे हैं कि वह आपके बाबूजी हैं। वैसे लगते तो नहीं, क्योंकि वह तो बहुत फटे हाल नज़र आते हैं। कहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है और पैसों की ज़रूरत है। कि मालकिन मेघा ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा,
तुम वहीं जाओ, किसी भिखारी को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर ही देखने आ रही हूँ कि कौन इनको अपना बेटा बता रहा है। गार्ड के जाने के बाद मेघा ने लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे पति को इशारा किया। वरुण ने पूछा तो उसने कहा, फिर से तुम्हारे बाबूजी पैसे मांगने आ गए? कितनी बार मना किया मगर हमेशा बेशर्म की तरह मुंह उठाकर चले आते हैं। और उन्होंने कौन सी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है? रोज़ भगाया जाता है, फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। वरुण कॉल को रोककर मेन गेट पर आ गया। अपने बेटे बहू को आता हुआ देख करके विनोद जी उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। आज उन्हें लग रहा था कि आज तो कम से कम मदद कर ही देंगे जब उन्हें माँ के बारे में पता चलेगा। विनोद जी ने करीब आते ही कहा, बेटा तुम्हारा शुक्रिया जो तुम आ गए। बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल में बिस्तर पर मौत से लड़ रही हैं। इलाज के लिए डॉक्टर ने पैसे मांगे हैं, तुम्हें याद भी कर रही हैं। मैं तो कल भी आया था लेकिन बहू ने कहा कि तुम घर पर नहीं हो, मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेघा ने तुरंत आंखें दिखाते हुए कहा, बुढ़े तुझे कल भी भगाया था, वो बुढ़िया अब तक मरी नहीं है क्या? भाग यहाँ से, बेशरम, रोज़ मांगने चला आता है, मुफ्त के पैसे नहीं हैं इधर। विनोद जी ने बेटे के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटा मेरी मदद कर दो, वह तुम्हारी माँ है। मेरे पास बेटा पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज का खर्चा उठा सकूं। वरुण ने विनोद जी को धक्का देकर कहा, पहले तो दूर हटो मुझसे। और क्या सोचा कि अगर मेघा ने नहीं दिए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा? आपके अयासी के लिए रोज़ रोज़ मेरे पास पैसे नहीं हैं। और यह मत सोचो कि मुझे धमका कर पैसे निकाल लोगे और अब वापस से इस घर में कभी मत आना। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर विनोद जी का मन बहुत दुखी हुआ, वह रोने लगे। वरुण वापस अंदर चला गया था और वह रोते हुए बाहर ही खड़े रह गए। गार्ड ने उन्हें धक्का देकर कहा, चल अब निकल जा यहाँ से, साहब ने कह दिया ना कुछ नहीं मिलेगा। विनोद जी ने यह सुनकर सोचा कि इसको क्या कहें जब अपना बेटा ही ऐसा है। कुछ देर बाद वरुण बाहर आया और कार लेकर कहीं चला गया। विनोद जी की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा। विनोद जी का दिल रो रहा था, अपने दिए संस्कारों को धिक्कारने लगे। वरुण उनके करीब से निकला और बोला, अब तक यहीं खड़े हो, निकलो यहाँ से। विनोद जी ने बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखा लेकिन वह उन्हें घूरते हुए निकल गया। विनोद जी बेचारे अपनी किस्मत को कोसते रहे कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो अपने माँ बाप पर तरस नहीं खाता। क्या कुछ नहीं किया था इसके लिए, हमने जीवन कुर्बान कर दिया। इसको पढ़ाने के लिए घर जमीन जायदाद से कुछ बेच दिया। आज यह इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, अब हमको ही धक्का दे दिया। आज यह सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी उनके पास गेट से निकलता हुआ ड्राइवर आकर रुका और बोला, अरे साहब आप यहाँ कैसे? विनोद जी ने उसको सारी कहानी सुनाई। वह उन्हें सालों से जानता था। उसने तुरंत कहा, साहब आपने मेरी बहुत मदद की है, आज आप मुझसे यह 5,000 रुपये ले लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सका। विनोद जी ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे लेना तो नहीं चाहता मगर लेकिन मेरी मजबूरी है। आज तुमने मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हो। उन्होंने पैसे दिए और उनके हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए अस्पताल को चल दिए। उधर बिस्तर पर पड़ी राधिका जी बार बार विनोद जी का इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि उनके पति बेटे बहू से मदद मांगने गए हुए हैं, शायद बेटा बहू साथ में आ रहे हों। मेरा बेटा मेरी तबीयत के बारे में सुनकर रुक नहीं पाएगा, दौड़ा चला आएगा। बेचारे इस उम्र में इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं,
जैसे ही सामने से आते हुए विनोद जी नजर आए तो वह उनके पीछे देखने लगी। विनोद जी का उदास चेहरा देखकर वह समझ गए कि उनके बेटे ने अपनी माँ की मदद नहीं की। विनोद जी ने आकर सारी बात बताकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी इंतजाम कर लूँगा। मेरे रहते तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज से हमारा बेटा हमारे लिए मर चुका है। वो नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ नज़र नहीं आती है। राधिका जी रोते हुए कहने लगी, आज हमारे बेटे और किस्मत ने हमें धोखा दे दिया। हमारा ही पैदा किया बेटा हमारा ना रहा। विनोद जी बोले, अपने बेटे को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के चक्कर में आज हम इस हालत में हैं। जिन माँ बाप ने उसे इतना बड़ा बना दिया, अब वही उसको भिखारी लग रहे हैं। दोनों की यह सारी बातें पीछे खड़ा डॉक्टर सुन रहा था। उसने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही विनोद जी पलटे तो वह उन्हें देखकर हैरान रह गया। उनके मुंह से निकल पड़ा, मास्टर जी आप, क्या हो गया है? विनोद जी उसे देखकर आंखें पूछते हुए बोले, अरे रोहन, तुम रोहन ही हो ना? रोहन ने उनको बैठाया और बोला, आज मेरी पहली ड्यूटी है इस अस्पताल में, मगर आप इधर कैसे और माँ जी की यह हालत कैसे हो गई? रोहन विनोद जी के ड्राइवर का बेटा था। उसे विनोद जी रोज अपने साथ पार्क ले जाते थे और उसका होमवर्क भी करवाते थे। आज उसे सामने देखकर बहुत रोए जा रहे थे। रोहन आज बड़ा डॉक्टर बन चुका था और सभी राउंड पर थे। कुछ देर बाद शांत होकर उन्होंने विनोद जी से रोते हुए उनको सारी बात बताई। रोहन ने कहा, अंकल, आपने मुझे इतना प्यार दिया और पढ़ाया, आपने मेरे पापा की इतनी मदद की, जिस कारण मैं इतना बड़ा सर्जन बन चुका हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। अब आप चिंता मत करिए, अब आपका इलाज मैं करवाऊँगा। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको पूरी तरह से ठीक करा कर यहाँ से ले जाऊँगा। अब से आप मेरे साथ रहेंगे, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अब रोहन ने ही राधिका जी के इलाज का सारा खर्चा उठा लिया और उनके खाने के लिए फल और दवाइयों की व्यवस्था भी कर दी। कुछ दिन बाद वह उन्हें अपने घर ले गया। उसके माता पिता की बहुत समय पहले मौत हो चुकी थी और अब वह अकेले ही रहता था। रोहन ने राधिका जी से कहा, अम्मा जी आप मेरे घर पर रहिए, मैं आप दोनों को संभाल लूँगा। अब आप लोग आराम कीजिए, आपकी सेवा मैं करूँगा। कुछ दिन में मेरे बच्चे और पत्नी आने वाले हैं, उनको लेकर घर ही आ जाऊँगा। कुछ दिन बाद रोहन की पत्नी और बच्चे भी आ गए। सब उनके साथ बहुत घुल मिल गए। दादा दादी कहकर बच्चे लिपटे रहते और रोहन की पत्नी भी प्रेम से सेवा करती। राधिका जी खुश रहने लगी और जल्दी ठीक भी होने लगी। रोहन की पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगे। उनकी पत्नी ने राधिका जी को बताया कि रोहन उन्हें इतने सालों से बहुत याद करते हैं, जाने कहाँ कहाँ ढूंढा भी मगर मिले नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे आप उनको पढ़ाते थे। वह बताते हैं कि जब से आपने उन्हें पढ़ाना शुरू किया था तब से उनका पढ़ाई में मन लगने लगा था। कुछ समय तक तो विनोद जी और राधिका जी रोहन के घर पर ही रहे, मगर 1 महीने बाद विनोद जी ने कहा, बेटा अब हम चलते हैं। बहुत दिन सेवा की, तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों में रोहन को समझ आ गया था कि विनोद जी के पास जीने के लिए कुछ नहीं है और उन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है। उसने उन्हें रोक कर कहा, अंकल जी, जब आपके पास कुछ नहीं है तो गुजारा कैसे करेंगे? अब और कहाँ जाएंगे? जहाँ तक मुझे पता है आपके पास तो अब कुछ नहीं बचा है।
विनोद जी ने कहा, बेटा कहीं भी चले जाएंगे, हमें बस 2 रोटी ही तो खानी है। कोई छोटा सा काम देख लेंगे जिससे बस 2 रोटी मिल जाएं। रोहन ने कहा, नहीं अंकल जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास आपके लिए कुछ है। अब आप हमारे पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सीमा भी आपको कहीं नहीं जाने देगी। विनोद जी के पूछने पर उसने कहा, तुमने जरा मुझे भी तो बताओ, क्या है तुम्हारे मन में। तब रोहन ने कहा, अंकल जी, मेरी पत्नी सीमा ऑनलाइन ज्वेलरी का काम करती है और अब वह अपना एक शोरूम खोलना चाहती है। उसे ऐसा कोई चाहिए कि कोई शोरूम देखे, और आपसे ज़्यादा ईमानदार और सही व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता है। मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए कोई और है ही नहीं। और जब आपको कहीं और जाकर कुछ काम करना ही है तो सीमा के साथ कीजिए। सीमा भी विनोद जी से जिद करने लगी और बोली, अंकल जी, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे। हमारे सिर पर माता पिता का साया भी रहेगा, और देखिए ना, बच्चे भी आपको कितना प्यार करते हैं। आंटी जी को दादी कहते हैं। यह तो अब आपके बिना नहीं रहेंगे। विनोद जी अपनी पत्नी राधिका जी की तरफ देखने लगे और पूछा कि तुम क्या चाहती हो। राधिका को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा और उन्होंने कहा, रोहन हमारे बेटे जैसा है, बहू भी कितनी प्रेम से सेवा करती है, और अगर काम ढूंढेंगे तो कितने दिनों में काम मिलेगा वह भी पता नहीं। रोहन आपको सम्मान के साथ घर बैठे काम दे रहा है और फिर हम अपनी मेहनत का ही तो खाएंगे। इतनी प्यारी बहू भी है तो हमें रहने में भी परेशानी नहीं होगी, बच्चे भी दिल लगाए रहेंगे। तभी बच्चे उनसे दादी दादी कहकर लिपटने लगे। विनोद जी ने मंजूरी दे दी तो सीमा खुश हो गई और सीमा ने शोरूम खोलने की सारी तैयारी कर ली और विनोद जी ने उसका सारा काम देखा। रोहन ने उन्हें रोज़ शोरूम जाने के लिए एक कार दिलवाई और साथ में ड्राइवर भी रख दिया। विनोद जी पढ़े लिखे थे और पहले शिक्षक रह चुके थे। तभी राधिका जी ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुनिए जी, अब बाहर जाते हैं। सीमा ने केक कटिंग की तैयारी की है। विनोद जी उठकर बाहर चले गए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मेघा और वरुण अपने घर पहुंच चुके थे और राधिका जी और विनोद जी के ठाठ को देखकर आपस में कह रहे थे कि यह सब कैसे हो गया, बाबूजी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मेघा ने वरुण ने कहा, मेघा, हमें उनसे अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ ने सही कहा था कि वक्त कभी भी पलट सकता है। आज हमारे बुरे दिन हैं, कितना बुरा किया था हमने उनके साथ। दोनों कई बार शोरूम के बाहर अपने माता पिता के पास गए मगर हर बार उन्हें भगा दिया गया। वरुण को भी वह दिन बार बार याद आता था जब उसने अपने पिता को धक्के देकर भगाया था, लेकिन उसे कभी भी माता पिता वहाँ नहीं मिले। यूं ही वक्त बीतता गया और धीरे धीरे 1 साल हो गया। साल भर मेहनत करने के बाद विनोद जी के पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। काम अच्छा चल रहा था। विनोद जी ने एक दिन राधिका जी से कहा कि क्यों ना एक और छोटा सा ज्वेलरी का कारोबार शुरू किया जाए, इस काम में बहुत फ़ायदा होता है। राधिका जी ने हंसकर कहा, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, उम्र देखी है क्या अपनी, इस उम्र में कुछ करने जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, यह बूढ़ा आदमी अब किसके लिए बिजनेस करने जा रहा है। विनोद जी ने कहा, अरे दुनिया की परवाह तुम मत करो, इस काम में रोहन और सीमा मेरा साथ देने को तैयार हैं। मुझे भागदौड़ का ज़्यादा काम भी करना नहीं पड़ेगा। और एक दिन विनोद जी ने अपनी दुकान का मुहूर्त भी निकलवा लिया और दुकान खोल ली और धीरे धीरे करके विनोद जी की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी। उन्हें खूब फ़ायदा होने लगा और अब विनोद जी के पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। अच्छा खासा पैसा आने लगा था। विनोद जी ने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया जो दोनों पति पत्नी के लिए काफ़ी था। ऐसे करके 4 साल बीत गए। आज एक दिन विनोद जी अपनी पत्नी को घुमाने ले गए। आज राधिका जी बहुत खुश थी। कितने सालों बाद
वह इस तरह घूमने गई थी। शहर में कई जगह घूमने के बाद उनका ऑटो कार शोरूम के सामने रुका तो वह चौंक गईं। पूछने लगी, यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, अपनी कार को खरीदना है। यह सुनकर राधिका जी खुश हो गईं। दोनों अंदर गए और विनोद जी ने उनको कार में बैठाकर कहा, कैसा लग रहा है? राधिका जी के खुशी के मारे आंसू निकल गए। विनोद जी ने कहा, राधिका, तुमने हमेशा सबकी सेवा की और अपने नकारा बेटे के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। अपनी इच्छाओं के बारे में कभी बताया ही नहीं, लेकिन अब तुम्हारा हक भी बनता है कि कुछ समय अच्छे से जियो। तुमने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैं कभी ख्याल ही नहीं रख पाया, लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हैं और अब हमारे पास पैसे भी की कमी नहीं है। अब तुम्हें मुझे ढेर सारी खुशियाँ देनी हैं, तुम्हें खुश देखना है। राधिका जी ने कहा, मुझे तो बस अब आपका ख्याल रखना है, आपको देखना है। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे। विनोद जी उन्हें कार में बैठाकर शहर में घुमाते रहे। कुछ देर बाद विनोद जी अपनी पत्नी राधिका जी के साथ नई कार को लेकर मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुँचे। उन्होंने बाहर से कुछ खाना खरीदा और लोगों में बांटना शुरू कर दिया। तभी उनकी नज़र पेड़ के नीचे लेटे हुए एक व्यक्ति पर गई। उसके पास एक औरत बैठी हुई रोते हुए आने जाने वालों से पैसे मांग रही थी। दोनों उसके पास पहुँचे तो दंग रह गए। सामने मेघा वरुण के सिर को गोद में रखकर बैठी थी। वरुण काफ़ी बीमार लग रहा था, पैर में कुछ जख्म थे और उस पर मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। मेघा ने उन्हें नज़र उठाकर देख लिया तो तुरंत मेघा ने राधिका जी के पैर पकड़ लिए। राधिका जी का दिल वरुण की यह हालत देखकर रोने लगा। उसने उनको रोते हुए कहा, माँ जी, बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ, बहुत नुकसान हुआ। अब तो घर भी बिक चुका है। आपका पोता भी इलाज ना हो पाने के कारण चल बसा। अब वरुण की हालत भी खराब है। डॉक्टर ने महंगा इलाज बोल दिया है और जिसके लिए पैसे भी नहीं हैं। राधिका जी वरुण को देखकर अपने आंसू छुपा गई और विनोद जी ने भी कुछ नहीं कहा और रोहन को फ़ोन कर दिया। उसने अस्पताल से एम्बुलेंस भेज दी। वरुण को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया। 1 महीने बाद बड़े बड़े ट्रीटमेंट के बाद कुछ सुधार हुआ उसका। एक भी पैसा मेघा से मांगा नहीं गया। सारा पैसा विनोद जी ने खर्च किया। राधिका जी एक दिन वरुण को देखने गईं तो मेघा हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी, आपके कारण वरुण की जान बच गई है, नहीं तो क्या हो जाता। तो विनोद जी ने कहा, लेकिन उस दिन मेरी पत्नी की जान जा सकती थी। अगर उस दिन रोहन और वह ड्राइवर नहीं होते तो जाने क्या होता। तुम्हारी माँ मर जाती और तुम्हें भी तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर के लिए 5,000 रुपये का मैं हमेशा आभारी रहूँगा। तुम्हें याद होगा अपने ड्राइवर का बेटा रोहन, आज वह इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है और इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी बेटे जैसा सम्मान देता है मुझे। एक तुम हो जिसे मैंने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन फिर भी न जाने मेरे संस्कारों में कहाँ कमी रह गई कि तुमने हमारे साथ यह सलूक किया। अब वरुण और मेघा अपने किए कि अपने माँ बाबूजी से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन दोनों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। उन्होंने भले ही अपने बेटे का इलाज करवा दिया, लेकिन उनके मन में जो भी पीड़ा थी वह कभी कम नहीं हो सकती थी, क्योंकि दूसरों के दिए जख्म भर जाते हैं और अपनों द्वारा दिए गए जख्म कभी नहीं भर सकते। अब राधिका जी और विनोद जी अस्पताल से चले जाते हैं। जब वरुण अच्छे से ठीक हो जाता है तो मेघा उसे ले जाकर एक किराए के मकान में रहने लगती है और इसी तरह उनकी ज़िंदगी कट रही थी। तो दोस्तों, विनोद जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना।
मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।